नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में जो हमारे शहरी हैं, बिलउमूम तमाम शहरी और बिलखुसूस नौजवान जो हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया मौजूद है। वो किसी की बात सुनने के रवादार ही नहीं होते। बात बात पर झगड़ना, बात बात पर आपे से बाहर हो जाना, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बाज़ औक़ात एक दूसरे की जानों तक नौबत आती है और जानों का ज़िया भी हो जाता है। ये जो हमारे नौजवानों में ये रवैया मौजूद है, ये जो तशद्दुद पसंदी का रवैया, इंतहा पसंदी का रवैया है, क्या इसकी वजह हमारी जामियात के तालीमी निसाब की ख़राबी है, या क्या ये मदारिस के जो तालीमी निसाब हैं उनकी ख़राबी है, या ये असातिज़ा का इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ जो कि उनको ये रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करता है, या ये हमारे घरों का माहौल है जो किसी ज़माने में बड़ा अच्छा तरबियत का माहौल हुआ करता था और आज शायद उसमें फ़ुक़दान मौजूद है। ये वो तमाम बातें हैं जिन पर आज का हमारा प्रोग्राम बेस करता है। हमारे प्रोग्राम का उन्वान है जदीद तालीम और मजहबी इंतहा पसंदी। मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमानान गिरामी यहाँ पे शरीक हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाए देता हूँ। सबसे पहले मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा। डॉक्टर साहिबा ने लॉ में PhD की है, मगर आपका जो ख़ास एरिया है वो तफसीर कुरान है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब। अल्ताफ़ मुकाती साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम ज़ैबिस्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इब्तिदा करूँगा प्रोग्राम की कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी जो पहली तरबियत गाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है, वो उसके वालिदैन का किरदार होता है, और वहाँ से जब वो नशोनुमा पाकर फिर सोसाइटी में कदम रखता है तो फिर वो रवैये उसके जो है वो सामने आते हैं जिसकी तरबियत उसने अपने घर से पाई होती है। आप क्या समझती हैं कि आज का जो हमारे घर का माहौल है और बिलखुसूस वालिदा का जो किरदार है वो उतना ही मौसर है? बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं नेगेटिव बात तो नहीं करना चाहती हूँ, मैं पेसिमिस्टिक मेरी अप्रोच नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जा रहा है, हम अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं कि माएँ मेंटली मदरहुड के लिए तैयार भी नहीं हैं, या शायद उनको ख़ुद भी वो माहौल अब नहीं मिलता, और हमारे डाइवर्जन्स इतने ज़्यादा हो गए, हम फोकस किस चीज़ पर कर रहे हैं, हमें करना किस चीज़ पर चाहिए था। फ़ुक़दान वाकई माँओं की तरफ से बहुत है, और उसमें माँ का रोल तो खैर बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। आज आप देखिए कि मेरा चूँकि साइंस भी सब्जेक्ट रहा, मेडिकल साइंस से मैं वाबस्ता रही, मैंने बहुत तहकीक करने की कोशिश की इस बात पर, तो बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा इस पर अहमियत इस बात को दी जा रही है और इस पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि प्रेगनेंसी में वालिदा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि वो टेलीविज़न भी देखती है, अगर वो साइंटिफिक प्रोग्राम्स देखती है या साइंटिफिक एनवायरनमेंट उसके एतराफ़ में है, तो बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल उससे बढ़ता है। अगर वो हॉरर मूवीज़ देखेगी या वो पुरतशद्दुद वीडियोज़ मार पीट वाले मनाजिर देखेगी या चीखेगी, यानी उसका देखना और उसका ख़ुद इन्वॉल्व होना दोनों बच्चे की शख्सियत बनाते हैं। बच्चे के मिजाज पर उस वक्त से उसका असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सुन भी रहा होता है, वो फ़ील भी कर रहा होता है। एक ये स्टेप आ गया। फिर जो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बच्चे की पहली दरसगाह, जैसे आपने भी फरमाया, वालिदा की गोद है। इसको लोग यूँ तो बयान करते हैं कि माँ की गोद है, इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि शुरू के बच्चे के 3 साल, पैदाइश से लेकर 3 साल, उसकी ब्रेन वायरिंग, उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो उसमें ऑलमोस्ट हो जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी शख्स की जो फितरत बननी है वो इन बेसिक 3 ईयर्स में बनती है। वो अच्छी फितरत का होगा, बुरी फितरत का होगा। अब इसमें ये पॉसिबल है कि फ़ितरत उसकी अच्छी बन गई है, वक्ती तौर पर उसको बुरा माहौल मिल गया, लेकिन फिर भी वो अच्छाई की तरफ आ जाएगा। तो माँओं की बहुत ज़्यादा इस में रोल है। और आजकल जो मीडिया के ज़रिए, इवन जो कार्टून हम देखते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर बच्चे कुछ देख रहे हैं तो मैं ज़रूर ये देखती हूँ कि वो क्या देख रहे हैं। मैं किसी ख़ास कार्टून का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन कार्टून में भी तशद्दुद ही दिखाया जा रहा है। एक टॉम एंड जेरी पे भी आप देख लें, बस वो एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और इसी तरह से उससे भी ऊपर आप चले जाते हैं तो ये जो अब प्ले स्टेशन के लेवल पर आ गया है, बच्चा खेल रहा है, खेल क्या रहा है, बस उसने शूट करना है, बस शूट ही करते चले जाना है उसने, और
ब्लड और इसी तरह उसकी शख्सियत बनती जा रही है। फिर इतना खतरनाक डिजास्टर है कि बच्चे को आप तशद्दुद, और इसके सिवा एक छोटी सी ऐड करूंगी बात, माँ जो कहती है ये नहीं करो मारूंगी, ये मत करो मारूंगी, ये मत करो, ये यानी अल्लाह की इबादत का भी अल्लाह ताला अजाब देंगे, अल्लाह गुनाह देंगे, दोज़ख में डाल देंगे। यानी हम बचपन से ही बच्चे को मार पीट, जहन्नुम, दोज़ख के एंगल ज़्यादा दे रहे हैं, और हम उसको चीज़ का मकसद नहीं बता रहे कि ये करोगे तो बेटा इसमें ये फ़ायदा भी होगा, नहीं करोगे तो तुम इस फ़ायदे से महरूम रह जाओगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम खुद ही बच्चे को वायलेंस सिखा रहे हैं। बड़ा इशू है ये। डॉक्टर साहब, आप इसमें अगर कोई ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि क्या हमारे जामियात का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो निसाब तालीम है उसके अंदर कोई फुकदान है? अगर आप मुझे कोई अगर 2-4 बता सकें इसके असबाब क्या हैं, क्यों ऐसा अदम बर्दाश्त का रवैया है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुरू के जो 12 साल होते हैं, ये तो प्रूवन फैक्ट है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। शुरू के 12 साल बच्चे के होते हैं, वो उसको उसकी दिमाग की पूरी फॉर्मेटिंग करते हैं। आपने 12 साल में जो सिखा दिया वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ चलता है। बहुत कम होता है कि लोग अपना जो है ना रवैया ठीक कर लें या उस 12 साल वाली चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट कर सकें। अदरवाइज़ 12 साल में इंसान की जो चीज़ें हैं वो पुख्ता हो जाती हैं। अब इन 12 साल में हम क्या सिखा रहे हैं और मगरब में क्या सिखाया जा रहा है, मैं थोड़ा सा उसका कंपैरिजन देना चाहता हूँ। जी जी। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊँ। काफ़ी अर्से पहले मैं एक ट्रेनिंग पर स्विट्ज़रलैंड गया था। अब स्विट्ज़रलैंड गया था, उधर एक हम बहुत छोटी सी गांव था उनका स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ हम विज़िट करने गए। तो वहाँ मैंने देखा एक कॉफ़ी शॉप पे मैं बैठा हुआ था, अक्रॉस द रोड एक स्कूल था, बहुत छोटे बच्चों का स्कूल था। वहाँ जब स्कूल की बेल हुई तो बच्चे जो बाहर निकल रहे थे वो इतनी फॉर्मेटिंग के साथ निकल रहे थे, इतने क्यू इन लाइन के साथ निकल रहे थे कि मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि यार इन बच्चों में जो डिसिप्लिन दिया है उनके सिस्टम ने, वो डिसिप्लिन सारी ज़िंदगी उसको काम आएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े से बड़ा स्कूल ले लें, घंटी बजती है तो लोग बच्चे इस तरह से फ्लड आउट होते हैं कि जैसे उनकी कोई जान छूटी है या पता नहीं क्या है। सही। तो ये तरबियत का नतीजा है। तो मेरा जो फोकस है, मेरी जो यानी 40 साल कैरियर में मैंने जो सीखा है वो ये है कि तालीम से ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी तरबियत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्टर। आपकी तरफ जो है वो इस सवाल को भी मैं लाऊंगा कि जब हम बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा डिसिप्लिन की बात की, और आपने इससे पहले जो है वो वालिदा का किरदार बताया। अब हम ज़रा मदारिस पे भी बात करें। क्या आप समझती हैं कि एक इनटॉलरेंस की वजह शायद ये भी है कि मैं जिस नुक्ता नज़र को कैरी करता हूँ, मैं जिस नुक्ता नज़र को सही समझता हूँ, आपके वो डिफरेंट है, तो मेरी नज़र में मैं तो हक़ पर हूँ और आप बिल्कुल गुमराह हैं, आप जो है वो राह रास्त पर नहीं हैं। बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि आप बेदीन हो गए, आप काफिर हो गए। तो ये जो हमारे रवैये हैं कि हम दूसरे की बात को या दूसरे की राय को जो हमसे मुख्तलिफ नज़र आती है, हम उससे जो है वो हज़म नहीं कर पाते, जबकि दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया। वो कहते हैं ना, दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। बात यह कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर दौर में अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस होते रहे, तालीमात आती रहीं, लेकिन वो इतनी जामे या इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी कि उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा देते कि कुल इंसानों के लिए वो हिदायत हैं। बल्कि फरमाया जाता था कि ये अंबिया जो हैं इस कौम के लिए आए हैं और उनकी तालीमात उसी दौर की, उसी कौम के लिए वो मखसूस हुआ करती थी। जब नुज़ूल कुरान पाक हुआ और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदईतु लकुम इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल कर दिया गया, तुम पर इस्लाम की नेमत तमाम हो गई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद किया। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना जामे है कि इसे क़यामत तक के लिए बाकी रखा गया। क़यामत तक के लिए ये एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता इज्तिहाद के बगैर, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसकी मिसाल भी
खुद अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से बहुत मशहूर है। मुझे पता है कि हर दीन को समझने वाला ये बात सुन चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि लिंक क्यों नहीं कर पाता कि जब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन भेज रहे थे काजी के जिम्मेदारियाँ देकर, तो आप उनके साथ साथ उनकी सवारी के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हो और फरमा रहे हैं, मुआज़ आप लोगों में किस तरह फ़ैसला करेंगे? फरमाया, अल्लाह की किताब के मुताबिक करूँगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अगर किताब अल्लाह में ना पाएँ तो फरमाया आपके तरीके को अपनाऊँगा, तालीमात नबवी सुन्नत। प्यारे आका फरमाते हैं, अगर उसमें भी ना पाएँ तो फरमाते हैं अपनी राय से क़यास करूँगा। और एक रिवायत में यह है कि इज्तिहाद करूँगा, फिर इज्तिहाद का मौका भी ना पाया अपनी राय से क़यास करूँगा। अल्लाह के हबीब ने उनकी कमर पर, जैसे इंसान किसी को बहुत ज़्यादा सराहता है, थपथपाया और दुआ दी। और एक और बात फरमाई कि ए मुआज़, लोगों को दीन आसान करके बताना, उन्हें दीन के करीब करना, उन्हें दीन से मुतनफ़िर मत करना। ये रूल असल है इस्लाम की, यही कुरान का रूल है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो इज्तिहाद अगर आप नहीं करते तो आप इसको 1400 साल गुजरने के बाद एप्लीकेबल नहीं पा सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक मैं सुन रही थी किसी से कि वो उन्होंने कहा तयम्मुम का तरीका है, अगर आपको जस्ट इन केस आपको पानी नहीं मिलता, आप तयम्मुम कर लीजिए और आपका वुज़ू और गुस्ल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मौलाना साहब ने कहा कि 3 मील के ऊपर अगर पानी मौजूद है तो नहीं 3 मील तक पानी नहीं है तो नहीं करेंगे, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब हम सिर्फ मुसलमानों, पाकिस्तान और इंडिया के लिए इस्लाम नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है। हम चले गए इंग्लैंड और अमेरिका या किसी और मुल्क में जहाँ टॉयलेट्स में वुज़ू का कोई तिहारत का सिस्टम ही नहीं है, और अब हम वहाँ क्या करें, या हम ऐसे ऑफिस में हैं या हम एरोप्लेन में हैं जहाँ पर आप अगर वुज़ू करेंगे तो आप इतना मेस कर देंगे वहाँ पर कि इंतहा से ज़्यादा। मौलाना साहब आपको कह रहे 3 मील पे पानी, पानी तो मेरे सामने है। तो यहाँ इज्तिहाद ये होगा, इसका मतलब कि अगर आप ये कह रही कि ये फिर इस तरह के रवैये इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम एक दूसरे को अकोमोडेट भी नहीं कर रहे, हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बस ये है कि भाई लॉजिक को समझें, पानी आपके सामने भी मौजूद है, लेकिन आप किसी बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये 3 मील वाले फतवे के ऊपर आप स्टक नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, तो इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। इसी से इस्लाम तरक्की करेगा, इसी से इस्लाम फैलेगा। और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान हमें बार बार तदब्बुर और तफक्कुर का दर्स दे रहा है। अल्लाह ने नहीं, यानी हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह ने फरमाया आप गौर व फिक्र करें, तो जितना तदब्बुर करते चले जाएंगे इज्तिहाद की राहें हमवार होती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने अभी अपने पिछले जवाब में फरमाया कि तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। जी जी। जामियात में स्पेशली आपका ताल्लुक भी एक ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से, और आप इससे पहले भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। तो हमारे जामियात को जो सिलेबस है, जो निसाब है, आप क्या समझते हैं उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि हम कोई तरबियत वाला कोई रखें? मुझे तो जहाँ तक, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक तदरीस से के शोबे से, हमें तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इतना टाइट कर देती हैं कि उतना वो शायद रूम ही नहीं होता हमारे पास। इससे पहले कि मैं आपके इस जामियात वाले पार्ट का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा अपने उस पुराने सवाल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जी जी जी। मैंने कहा कि 12 साल तक जो आदतें होती हैं वो पुख्ता हो जाती हैं। ठीक। और जैसे आप अभी सवाल कर रहे थे रवैयों की, रवैया इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ तरबियत। बिल्कुल ठीक है। आपकी तरबियत अच्छी है तो ये प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकता। देखिए 7 एट्रीब्यूट्स हैं जो एक ह्यूमन कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, यानी जिसको आप अंग्रेज़ी में, उर्दू में आप कह लें इंसान साजी। ये इंसान साजी बेसिकली तरबियत का दूसरा नाम है। ठीक है। और मैंने आपको बताया 12 साल, इसको आप जहन में रखिएगा। वेस्ट में बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। हम लोग तो बच्चा पैदा होता है और 2.5 साल में उसको हम ना कहीं भेजने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पहले 5 साल तो वो बच्चा माँ की तरबियत गाह में होता है, होना भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 95% माँओं को उसका पता ही नहीं है। जैसे हमारी बहन ने बताया कि माँ जो सोचती है, माँ जो देखती है वो बच्चे पे, मैं तो कहता हूँ माँ जो खाती है वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे में जा रहा होता है। तो एवरीथिंग 9 मंथ्स जो पूरा होता है, जो माँ करती है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर शख्सियत में आता है।
अब वहाँ पर जो 5 साल की उम्र में एडमिशन देते हैं उन स्कूलों में, मैंने स्कूलों को ज़्यादा फोकस किया हुआ है इस काम के लिए, क्योंकि तरबियत अच्छी है तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 5 साल की उम्र में एडमिशन करते हैं और अगले 7 साल तक, यानी उसमें प्राइमरी सब आ गया, क्लास 5 तक, क्लास 5 तक बच्चा जो है वो स्कूल का बैग नहीं ले जाता। जैसे हमारे यहाँ तो बच्चे का वज़न कम होता है और स्कूल के बैग का वज़न ज़्यादा होता है। वो स्कूल की बस आती है, बगैर बैग वैग के जाता है। मैंने कनाडा में रहा हूँ, मैं उधर भी मैंने स्टडी किया है। स्कूल के अंदर जो भी रीडिंग राइटिंग मटेरियल है वो दे दिया जाता है, मगर ज़्यादातर फोकस अगले 6-7 साल तक वो निसाब पे नहीं होता, वो होता है तरबियत पे, कैरेक्टर बिल्डिंग। राइट। यानी इसका मतलब है अगर आप कैलकुलेट करें कि 5 साल की उम्र में वो एडमिट हुआ, तकरीबन क्लास 5 और क्लास 6 तक वहाँ का जो फोकस होता है, यानी आई वुड अगर क्वान्टिफाई आप मुझे करने दें तो 60 to 70% तरबियत पे होता है। उस तरबियत पे होता है और फिज़िकल फिटनेस पे होता है। खेल में उनको फिज़िकल फिट करते हैं, और आप देखें वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चों में सेम एज ग्रुप के होते हैं, मगर कितना फ़र्क होता है। और निसाब के ऊपर ये बाद में आते हैं और बड़ा एक्सटेंसिवली आते हैं, लेकिन बाद में आते हैं। अब वो जो एट्रीब्यूट जो मैं जिसको हम इंसान साजी कहते हैं वो क्या है? वो है टॉलरेंस, वो है पेशेंस, वो है डिसिप्लिन, वो है पंक्चुअलिटी, वो है ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है क्लीनलीनेस, सफाई। तो हम तो अपने बुनियादी इस्लाम के लेसन पे अमल नहीं कर रहे। सफाई के मामले में भी हम जो हमारा हाल है वो क्या है? तो ये सारी चीज़ें अगर ह्यूमन करेक्टर आप में डेवलप हो गया तो फिर आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो उसी पैटर्न पे चल रही होती है। डॉक्टर साहब ये इसको आगे अगर मैं कैरी करूं, ठीक है, आप हमारे क्या कहते हैं उसे, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ अगर ये हैं, लेकिन मेरे पास अगर बच्चा आता है और मैं अगर यूनिवर्सिटी का सरबराह हूँ, जी, तो मेरी अब क्या जिम्मेदारी है कि चलें वो बच्चा आया है, टूटे फूटे किरदार का मालिक है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें? देखिए, उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़ाहिर है कि उसकी उम्र इतनी पुख्ता हो चुकी है। अगर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रहा है तो तकरीबन 17-18 साल की एज ग्रुप में आ चुका है, तो आदतें तो बहुत पुख्ता हो गई हैं। बट डिस्पाइट दैट हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ ना कुछ इसकी हेल्प कर सकते हैं। एक तो ये है कि हर यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करे हर बच्चे को, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सही। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मैं इसमें करना चाहता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ हर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स होता है, ठीक है। और अगरचे कि वो बच्चा मैट्रिक में भी और इससे पहले भी ये पढ़ता हुआ है, लेकिन अगेन एज़ पर लॉ हमें वो पढ़ाना है। अब यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जॉब भी कर चुका हूँ और विज़िटिंग में तो मैंने बहुत काम किया है। 10 साल मैंने कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। होता यह है कि इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, और वो रिवायती टॉप वो पढ़ा दिया नहीं, रिवायती भी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है और मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी पे तकिया किया जाता है, और ये भी स्क्रूटनी नहीं की जाती कि वो जो आने पढ़ाने के लिए जो आने वाला है वो कैपेबल है भी, वो कैपेबल है या वो किस मकतब फ़िक्र का है। मैंने कई टीचर को बदला है, वो अपना मकतब फ़िक्र इम्पोज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स पे, ये बहुत गलत होता है। और उससे ये होता है कि बल्कि कुछ केसेस में तो मैंने ये भी देखा कि वो अपना लिटरेचर भी बांट रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक पोलराइजेशन होती है, एक डिवीज़न होती है। हर एक को आज़ादी होनी चाहिए अपने मज़हब को फॉलो करने की, जिस मकतब फ़िक्र का है। मैं ये नहीं कहता कि यार ये मकतब फ़िक्र ए में है तो वो बी में चला जाए, मगर वहाँ पर उस तरह के असातिज़ा कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एक पॉलिसी बना सकते हैं कि वो असातिज़ा जो इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके पास कोई NOC होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से, जो ये NOC उसी वक्त मिले जब ये टीचर वहाँ पर फ़िल्टर आउट हो चुका हो कि इसकी नॉलेज, इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो उस डोमेन में आती हैं कि जिस डोमेन में बच्चों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे सर ने कहा कि हमें जो है वो हुकूमत को भी ये बताना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए। आपका चूँकि एक स्पेशलाइज्ड एरिया है तफसीर कुरान के अंदर से हम क्या वो मुंतखब मकामात, मुंतखब आयात सिलेक्ट करके अरबाब इख्तियार तक हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि अगर जैसे इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है उसमें इन आयात पर ज़्यादा फोकस किया जाए जो कि सोशल वैल्यूज़, एथिक्स इससे मुताल्लिक़ हैं, ना कि हमारी जो फ़िक़ही रसूमात हैं,
इबादत का तरीका है, हाथ बांध के नमाज पढ़नी, हाथ खोल के पढ़नी, इससे कतई नज़र बेसिक अखलाकियात, उसके लिए अगर अच्छा, हम करें। ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, यानी जो कुरान पाक से आपने तरबियत का निज़ाम फरमाया, तो उसमें कहीं वो इश्यूज़ डिस्कस ही नहीं किए गए जिसके आज मैं और आप इतने कायल हैं कि उस बिना पर मैं आपको मुसलमान नहीं समझती और आप मुझे मुसलमान नहीं गिरदानते। तरबियत कहीं है ही नहीं। इवन मैं अगर स्कूल लेवल की भी बात करती हूँ, जैसे सर ने भी फरमाया है कि छोटे छोटे बच्चों को, अब मुझे दुख है इस बात का, बाहर के ममालिक में वो एथिक्स सिखा रहे हैं, वो मुसलमानी, मैं उनकी तारीफ़ करने के लिए नहीं एक बात कह रही, मैं कह रही हूँ कि ये अलमिया देखिए कि वो जो मुसलमान भी नहीं है वो बच्चे को डिसिप्लिन, तिहारत, और जो सर ने 100% ठीक है क्योंकि हमने वहाँ देखा है। तो बेसिक यहाँ पर ट्रेजेडी यही है कि हमें अपने सिलेबस को, करिकुलम को लुक करना पड़ेगा, और ये सिर्फ इस्लामियात में नहीं है, उर्दू में भी है, और इवन सब में। मुझे एक चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता है, बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अ लाई नो मामा। तो बच्चे को आप झूठ सिखा रहे कि वो कह रही है कि मेरे मुंह में शुगर है, लेकिन वो कह रही है नहीं। वो माँ कह रही है बेटा तुम झूठ बोल रही हो, वो कह रही है नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ। तो समहाउ हमारा सिलेबस ही, मुझे तो इससे बड़ा इख्तिलाफ है, सब लोग मुझसे बेशक नाराज हो जाएंगे, रिविजिट करने की जरूरत है, तरबियत करने की जरूरत है, और उसके बगैर काम नहीं। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जिस ज़माने में आप स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट था, तो मैं देखता था हमारी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी। उसके फ़वाइद भी थे, उसके नुकसानात भी थे। फिर काफ़ी अरसे तक वो बीच में गैप आ गया। अब यहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट ने स्टूडेंट यूनियन पे से पाबंदी हटाई है, वो बहाल की गई है। आपके ख़्याल में क्या ये कोई पॉजिटिव रोल प्ले करेगी इस इनटॉलरेंस वाले रवैये को सुधारने में, या ये मज़ीद ख़राबी का बाइस बनेगा? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा है। जो स्टूडेंट्स यूनियन की आपने बात की, देखें हर चीज़ पे घूम फिर के आती है तरबियत। बिल्कुल सही है। आप तालीम बेशक देते रहें, जो भी दें, बड़ी आप हाई फाई चीज़ें सिखा दें उनको, जो बुनियादी चीज़ मिसिंग है ना, तो वो हर जगह आपको प्रॉब्लम करेगी। चूँकि हमारी सोसाइटी एज ए होल उसमें तरबियत तो ज़ीरो है, तो मैं नहीं समझता कि ये यूनियंस की वजह से कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि मुझे तो नुकसान नज़र आता है उसमें। ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका जो है, और स्पेशली आपने वो जो डिसिप्लिन के जो पॉइंट्स बताए, जो 7 एट्रीब्यूट्स बताए, बहुत ज़बरदस्त हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद किसी प्रोग्राम में इस पर मज़ीद डिबेट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने जो गुफ्तगू की वो तालीमी निसाब के हवाले से यूनिवर्सिटियों का किरदार क्या है और मदारिस का किरदार क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस किया, और डिसिप्लिन के हवाले से या किरदार साजी के हवाले से क्या ख़ास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उनकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। अगले किसी प्रोग्राम में उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।